किसी भी देश का संविधान मतलब उसकी नियम किताब आखिर बनती कैसे है? क्या ये रातों रात लिख दी जाती है? बिल्कुल नहीं। भारत का संविधान, जो आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की रीढ़ है, उसकी कहानी दरअसल 200 साल पुरानी है। तो चलिए आज इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ऐतिहासिक दस्तावेज बना कैसे। तो सवाल यही है कि ये नियम किताब आखिर लिखी कैसे जाती है। क्या कोई एक इंसान इसे लिखता है या फिर इसे बनने में सदियां लग जाती हैं? हमारी कहानी पता है कहाँ से शुरू होती है। एक ट्रेडिंग कंपनी से, जो आई तो थी मसाले खरीदने, लेकिन यहाँ एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया और उसने अनजाने में ही भारत के पहले संविधान की नींव भी रख दी। आज की हमारी ये पूरी कहानी 5 पड़ावों से होकर गुजरेगी। हम शुरू करेंगे व्यापारियों के शासक बनने से, फिर देखेंगे कि कैसे कंपनी पर लगाम कसी गई। इसके बाद आएगा ताज का सीधा शासन, फिर शासन में भारतीयों की भागीदारी के पहले कदम, और आखिर में हम पहुंचेंगे आज़ादी के उस आखिरी कानून तक। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। साल था 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने आई थी। उन्हें शासन से कोई लेना देना नहीं था। उनका काम था मसाले, कपास, रेशम खरीदना और बेचना। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। और कहानी में बड़ा मोड़ आया साल 1765 में। बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद कंपनी को दीवानी अधिकार मिल गए। अब ये दीवानी क्या है? इसका सीधा मतलब था टैक्स वसूलने का अधिकार। अब कंपनी सिर्फ एक व्यापारी नहीं रही, वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की शासक बन गई थी। ये वो लम्हा था जब एक कमर्शियल कंपनी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में तब्दील हो गई। तो हुआ ये कि कंपनी की ताकत तो बढ़ रही थी, लेकिन उसके साथ साथ भ्रष्टाचार भी आसमान छू रहा था। कंपनी के अधिकारी मालामाल हो रहे थे। अब ये सब देखकर लंदन में बैठी ब्रिटिश संसद को लगा कि भाई अब तो दखल देना ही पड़ेगा, और यहीं से शुरू हुई कंपनी पर लगाम कसने की कहानी। अगले लगभग 80 सालों में ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे कंपनी की सारी शक्तियां छीन ली। इसकी शुरुआत हुई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। फिर एक के बाद एक कानून आते गए, जैसा कि इस टाइमलाइन में दिख रहा है। हर नए कानून के साथ कंपनी का कंट्रोल कम होता गया और सरकार का बढ़ता गया। 1833 तक तो हालत ये हो गई कि कंपनी का व्यापार का काम ही खत्म कर दिया गया। अब वो सिर्फ ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारत का प्रशासन देख रही थी। चलिए इस सफर के पहले और सबसे अहम एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। 1773 का ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था ना, ये भारत के संवैधानिक इतिहास में एक मील का पत्थर है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली बार ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के कामकाज को कंट्रोल करने के लिए कोई कानून बनाया था। इसी कानून से गवर्नर जनरल का पद बना, बॉम्बे और मद्रास को बंगाल के अधीन लाया गया, और सबसे जरूरी बात, कैलकाटा में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। कह सकते हैं कि ये भारत के लिए एक नियम किताब बनाने की पहली कोशिश थी। अब तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक विद्रोह, एक क्रांति, जिसने सत्ता को एक झटके में कंपनी के हाथों से छीनकर सीधे ब्रिटिश ताज के हाथों में दे दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1857 के महाविद्रोह की। इस विद्रोह की आग ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी, और इस घटना ने ये साफ कर दिया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत संभलने वाला नहीं है। बस कंपनी राज का अंत आ चुका था। तो देखिए बदलाव कितना बड़ा था। कंपनी का इनडायरेक्ट रूल खत्म हुआ और ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल शुरू हो गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया, जो अब सीधे महारानी का प्रतिनिधि था। और तो और भारत को चलाने के लिए लंदन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नाम से एक नया मंत्री पद बनाया गया। मतलब अब भारत सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य का एक हिस्सा था। अच्छा, ताज का शासन तो शुरू हो गया, लेकिन अब अंग्रेजों के सामने एक नया सवाल था। इतने बड़े देश पर राज करें तो करें कैसे? और यहीं से बहुत धीरे धीरे ही सही शासन में भारतीयों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई। और इसी दौर में एक ऐसी चीज आई जिसने भारतीय राजनीति पर बहुत गहरा और दूर तक असर डाला। वो था पृथक निर्वाचक मंडल का कॉन्सेप्ट। 1909 के कानून में ये व्यवस्था की गई कि मुस्लिम वोटर्स सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार को ही चुनेंगे। इस एक फैसले ने भविष्य में होने वाले भारत के बंटवारे की नींव रख दी थी। और इस विभाजनकारी नीति को लाने वाले थे उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो।
इसीलिए उन्हें सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जनक भी कहा जाता है। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे किसी एक इंसान का लिया हुआ फैसला पूरे देश की तकदीर बदल सकता है। इसके बाद 1919 में आया द्वैध शासन, जिसे डायाकी भी कहते हैं। अब ये क्या था? ये एक तरह का डबल गेम था। अंग्रेजों ने प्रांतों में कुछ कम जरूरी विभाग, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा वगैरह, भारतीय मंत्रियों को दे दिए, लेकिन जो असली पावर वाले विभाग थे, जैसे पुलिस, फाइनेंस, वो अपने पास ही रखे। ये कुछ ऐसा था कि एक हाथ से पावर दी और दूसरे हाथ से वापस ले ली। तो अब हम कहानी के बिल्कुल आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। ये वो दौर था जब आज़ादी की आहट सुनाई देने लगी थी और वो कानून बन रहे थे जो भारत की आज़ादी की रूपरेखा तय करने वाले थे। और इस दौर का सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी मील का पत्थर था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ये कानून इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आज जो हमारा भारतीय संविधान है, उसका ज़्यादातर ढांचा, उसकी कई सारे प्रावधान सीधे सीधे इसी कानून से लिए गए हैं। इसे आप आज़ाद भारत के संविधान का असली ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। इस कानून की सबसे बड़ी खासियत थी शक्तियों का बंटवारा। काम को 3 लिस्ट में बांट दिया गया था: फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट। जैसे देश की रक्षा और करेंसी जैसे बड़े मामले केंद्र सरकार के पास थे, पुलिस और पब्लिक हेल्थ जैसे स्थानीय मामले प्रांतीय सरकारों के पास, और कुछ मामले जैसे क्रिमिनल लॉ दोनों की जिम्मेदारी थे। और मजे की बात यह है कि आज भी हमारे संविधान में लगभग यही सिस्टम चलता है। और फिर आखिरकार आया वो दिन और वो कानून जिसका सबको इंतजार था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसी कानून ने भारत को आजादी तो दी, लेकिन साथ में देश का बंटवारा भी कर दिया। 15 अगस्त 1947, वो तारीख जब 200 साल का ब्रिटिश राज खत्म हुआ और दुनिया के नक्शे पर भारत और पाकिस्तान 2 नए देश उभरे। तो ये जो 200 साल का लंबा सफर था, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है कि कैसे एक विदेशी शासन के दौरान बना एक ढांचा, एक खाका, आज भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव बना हुआ है। ये एक ऐसी विरासत है जिसके साथ हम आज भी जी रहे हैं, और इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।